हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सभी का डिजिटल एनसीईआरटी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम करने वाले हैं आज टेस्ट नंबर हमारा 4 है। टेस्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 टेस्ट हैं हमने पहले से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अचटेट के लिए। तो हमारे पास यही 15-20 दिन बचे हैं, जिसमें हम ये सारे टेस्ट यानी कि पूरा हमें सिलेबस लेकर के इनमें हर टेस्ट के अंदर चलना है। तो आज के टेस्ट में सबसे पहले मैंने ये, आप सोचोगे कि टेस्ट है तो ये सारी चीज़ें क्या है। ज्योग्राफी का जो टॉपिक लिया है वो है वायुमंडल की परतें, यानी कि जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं, ओजोन लेयर है, इन सभी के बारे में, इनकी कितनी ऊंचाई है, हाइट, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते। तो मैंने पहले सोचा कि थोड़ा पहले डीप में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम जो है टेस्ट लेंगे। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाइए, जिन्होंने भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं बोल रही हूँ कि पहले से 3 टेस्ट अपलोड किए गए हैं, 3 क्लासेज। और उससे पहले भी मैंने 11th-12th के, 9th-10th के एनसीईआरटी हो गई और कई हैंड रिटन नोट्स जो मैंने पहले की जो वीडियो डाल रखी हैं फॉर अचटेट, वो भी आप देख लीजिए। बहुत जो है आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास में जो अचटेट है, क्योंकि उसकी डेट आप सभी को पता है। और ये मत सोचना कि अचटेट वाले दिन और भी एग्ज़ाम है, तो अचटेट जो है इस बार जो है पोस्टपोन हो सकता है, जो टाइम है मिल सकता है आपको, ये सोच करके मत चलना बिल्कुल भी, क्योंकि सभी अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। क्योंकि पिछली बार अचटेट में हुआ था ऐसे ही कि उस दिन दूसरा एग्ज़ाम था और अचटेट ने अपनी डेट पोस्टपोन कर दिया था। अचटेट कुछ ही दिन के बाद 1 हफ्ते का टाइम मिल गया था। ये मत सोचना कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। इस बार हो सकता है इनको लगे कि हर बार हम ही क्यों करें, तो इस बार हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 को है, 17 की डेट दी गई है, उसको आगे बढ़ने की आप सोचना मत, उसी डेट को लेकर के आप अपनी तैयारी करो। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच करके स्ट्रेस लोगे कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गया, हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम क्या क्या पढ़ें, इतना सिलेबस है, इन सभी चीज़ों में ना आपके दिमाग पे बोझ बनेगा एक तरह का। हर चीज़ की ना एक हद होती है, एक लिमिट होती है। इंसान के दिमाग की भी एक तरह की लिमिट है। हम जितना उसके ऊपर बर्डन डालेंगे ना, उतनी कम चीज़ों के वो ऑब्जर्व करेगा। फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने की बजाय आप सीधा जो भी क्लास आपको मिल रही है आप उसको पढ़ते जाइए। मैराथन देखिए, जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो देखिए। आप अलग यूट्यूबर से जा कर के भी बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जो भी जिस भी टीचर से जो चीज़ें समझ आ रही हैं बेहतर तरीके से, वहाँ जा कर के आप अपनी अच्छी तैयारी करो, फालतू की चीज़ों को सोचने के बजाय। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आप खुद समझदार हो, ज़्यादा ज्ञान देने की यहाँ पर आप भी बोलोगे कि ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है कि क्या करना है। तो खुद भी आप इतने समझदार हो, इस लेवल पे आके आप तैयारी कर रहे हो, तो इतना दिमाग तो आप में भी है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। बहुत बातें हो गई हैं। तो वायुमंडल की परतों के बारे में हम सबसे पहले करेंगे कि कौन 5 परतें दी गई हैं वायुमंडल की। इन पांचों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली परत जहाँ जो हमारे आसपास है, जहाँ पर हम रहते हैं, तो सबसे नीचे की परत है वो होती है सौरमंडल। यानी कि सबसे पहली परत क्या है? सौरमंडल। इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, याद रखना, सबसे नीचे की परत सौरमंडल है। इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है ये? तो ध्रुवों की बात करते हैं, अगर हम यहाँ ध्रुवों के ऊपर बात करते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर क्या होती है, 10 किलोमीटर। और भूमध्य जो रेखा होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट होती है वो होती है 16 से लेकर के लगभग 18 किलोमीटर। तो याद रख लेना, अगर ये कोई भी ऑप्शन में जो नहीं दिया गया है, तो लगभग 16 से 18 किलोमीटर आप इसकी हाइट रख सकते हो। मुख्य घटनाएं, जो सौरमंडल है, हमारी जो पहली परत है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं आप देखते हो, वर्षा हो गई, बादल बन गए, तूफान, ओले, जलवाष्प हो गया, ये सारी चीज़ें, धूलकण हो गए हमारे, ये सारी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? सौरमंडल में ही पाई जाती हैं। जैसे मौसम बनना, वर्षा, बादल, तूफान, ओले वगैरह, और जलवाष्प, और साथ ही साथ धूलकण, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? यहीं पर बनती हैं, सौरमंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या करता है? घटता चला जाता है। सेकंड परत आती है, पहले सौरमंडल हो गया, पहली परत सौरमंडल, उसके ऊपर आती है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं।
समताप मंडल। इंग्लिश में आपको स्ट्रेटोस्फेयर ही लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी में ये मत सोचना कि वहाँ समताप मंडल, S फॉर समताप, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, ये याद रखना। मैंने इसी तरह से याद रखा है समताप मंडल। पहली जो है ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल, उसको याद रखो आप। फिर है S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल सेकंड नंबर पे। इसकी समताप मंडल शोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित एक परत है सेकंड नंबर पे। इसकी हाइट यानी कि पहले की हाइट हमने मानी है लगभग जो है 8, यानी कि 8 से लेकर के 18 या 10 से 18, 16 से 18 ये हम मान सकते हैं। ध्रुवों पर 8 से 10 और जो भूमध्य रेखा वहाँ 16 से 18, यानी कि 18 तक है, 18 किलोमीटर तक। फिर है समताप मंडल। इसकी ऊंचाई हम कितनी मानते हैं? 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। कितनी मानते हैं? 18 से 50 किलोमीटर। मुख्य घटनाएं क्या होती हैं? मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सौर मंडल में हो जाती हैं। उसके ऊपर क्या घटनाएं होती हैं सेकंड परत में? तो ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं, ओजोन परत, वो यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर? समताप मंडल में। फिर है जो यूवी रेज है वो उनको रोकने का काम करती है कौन? ओजोन परत। यहाँ पर जेट विमान, जितने भी जेट जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये यहीं पर देखने को मिलेंगे। जितने भी जेट विमान हैं वो यहीं पर उड़ते हैं। कौन सी परत में? सेकंड परत में, समताप मंडल में। तापमान ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर है मध्य मंडल। क्या है? तीसरी, अम्स फॉर मध्य और अम फॉर मीजो, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल तीसरी परत। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर की परत है। इसकी हाइट कितनी है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। कितनी हाइट है? 50 से लेकर 80। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं मध्य मंडल में? तो उल्का पिंड जो होते हैं, उल्काएं जो होती हैं, जिनको हम मान लो अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं उनको? उल्का पिंड होते हैं। वो ऐसे नीचे की तरफ गिरते हैं धरती की तरफ, और इतनी स्पीड होती है ना उनकी, तो हवा के साथ घर्षण करके ना वो वहीं पर जल जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो वहीं पर जल जाते हैं, एकदम से ख़त्म हो जाते हैं वहीं पर। कुछ थोड़े बहुत बड़े होते हैं, जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो धरती तक पहुंच जाते हैं जल बुझ करके भी, और जो धरती पर गड्ढा जैसा बन जाता है वो वहीं पर पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो उल्काएं होती हैं वो जलती कहाँ पर हैं? तो ये याद रखना, मध्य मंडल में, यानी कि मीजोस्फेयर में जो उल्काएं जो होती हैं वो जल जाती हैं यहाँ पर क्या करके। और हम नीचे से देखते हैं तो हमें क्या लगता है? एक तरह से जैसे टूटता हुआ कोई तारा है। हम ऐसे रात में देखते हैं ना, कोई टूटता हुआ तारा एकदम से चमकता हुआ दिखाई देता है, और हम सोचते हैं कि देखो तारा, एकदम से तारा भाग रहा था टूट गया, तारा टूटता हुआ तारा, हम विश मांगते हैं उसको देख करके। तो हमें पता भी होती है कि ये जो है उल्काएं हैं, लेकिन हम फिर भी जो है अंधविश्वास में कुछ बात ऐसे होते हैं, आँख मीच करके ऐसे कि टूटता हुआ तारा दिखना तो बहुत ही शुभ होता है, ऐसे विश मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, ऐसे कहने की बातें। फिर इसको हम सबसे ठंडी परत भी बोलते हैं मध्य मंडल को, और तापमान बहुत ही कम होता है यहाँ पर। फिर है फोर्थ नंबर की जो है, फोर्थ नंबर पे कौन सी परत आएगी? तापमंडल, थर्मोस्फेयर। टी फॉर ताप, और टी से ही हमारा तापमंडल। तो ये हो जाएगी फोर्थ नंबर की, यानी कि तापमंडल में बहुत अधिक तापमान होता है, और ऊंचाई होती है इसकी लगभग 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। प्रमुख घटनाएं यहाँ पर, यानी कि इसी को हम आयन मंडल भी बोलते हैं, जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं वो इसी में शामिल है, या इसी को भी हम बोलते हैं आयन मंडल भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको तापमंडल भी इसको देखने को मिल सकता है, कोई भी नाम इनमें से आ सकता है। रेडियो जो तरंगे होती हैं उनका परावर्तन इसी जो है परत में होता है, और साथ ही साथ जो ऑरोरा होती हैं, साउदर्न और नॉर्दर्न जो लाइट्स होती हैं वो इसी में पाई जाती हैं। किसमें? तापमंडल में, यानी कि आयन मंडल या तापमंडल हम इसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है बाह्य मंडल, एक्जोस्फीयर, सबसे लास्ट की परत एक्जोस्फीयर, बाह्य मंडल, यानी कि ये सबसे ऊपर की परत है, सबसे बाहरी परत है, और इसकी जो ऊंचाई हम बोल सकते हैं कि 400 से ऊपर, जितना भी ऊपर जाओ आप। फिर यहाँ पर मुख्य घटनाएं, यानी कि यहाँ पर सैटेलाइट्स जो है वो परिक्रमा करते हैं, उपग्रह। फिर है वायु, क्या होती है? विरल, यानी कि बहुत ही जो है विरली वायु यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जो यहाँ पर मात्रा देखने को मिलती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा कहाँ पर देखने को मिलती है? बाह्य वायुमंडल में। तो ये थी वायुमंडल की परतें। अब हम जो है हमारी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आज की। टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 सबसे पहले हम करेंगे ज्योग्राफी का सेक्शन, देन हम करेंगे हिस्ट्री, फिर हम करेंगे पॉलिटी, और साथ ही साथ हम करेंगे इको के भी क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम करेंगे पेडागोजी के भी। तो क्लास लंबी हो जाएगी। कंप्लीट क्लास को देखना, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्या है?
वायुमंडल में सबसे अधिक जो है गैसें कौन सी पाई जाती है, वायुमंडल का सबसे अधिक भाग किस गैस से बना है। तो यही पूछा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस देखने को मिलती है। आप सभी को पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 78% मानते हैं। ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी लगभग 21%, और बाकी का जो 1% बच गया उसमें आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ये सारी जो अन्य गैसें हों वो इसी में देखने को मिलती हैं। किसमें, इसमें 1% में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन देखने को मिलती है वायुमंडल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी हमने किया 78% सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी हम इसको सांस लेने में सबसे उपयोगी क्यों नहीं मानते। हम ऑक्सीजन को उपयोगी मानते हैं, जबकि वो 21% है और नाइट्रोजन कितनी है, 78%। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भारी गैस है, बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रिय है, ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रासायनिक रूप से कम सक्रिय है, यानी कि ये रिएक्ट कम करती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। इसलिए इसको सीधे सांस लेने में हम जो है उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये विषैली है, ये भी सच नहीं होगा। जो ये है, ये नाइट्रोजन गैस आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए, पौधों के लिए। नाइट्रोजन जो चक्र है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। कथन दिया गया है तो बिल्कुल जीवन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कथन और जो यहाँ पर कारण दिया गया है कि क्यों जरूरी है, क्यों जो है ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि श्वसन और दहन की में सहायक होती है ऑक्सीजन। श्वसन और दहन दोनों में ही मदद करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन। तो इसका ए और आर दोनों सही है, और इसकी ये व्याख्या भी करता है कि ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये दहन और श्वसन दोनों में काम आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वायुमंडल में कम मात्रा में होते हुए भी महत्वपूर्ण है। क्यों है वो इतनी इम्पोर्टेंट, कम मात्रा में है जो है। 1% में बहुत सी गैसें आ जाती हैं 1% में, जिनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में इतनी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये तापमान को घटाने के लिए काम आती हैं, बिल्कुल नहीं। वर्षा रोकने में नहीं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण और वायु दाब बढ़ाने में सहायक है, ये भी गलत हो जाएगा। आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, CO2 का काम करती है। जो भी हमें धूप या फिर आप मान सकते हो सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनकी वजह से तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उस ताप को अवशोषित कर लेती हैं ये, उसको वापस ज़्यादा नहीं जाने देती। और इसी वजह से जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल रहता है, गर्म रहता है। और पृथ्वी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देती, तापमान को रोक के रखती है, ताप को। और इसी वजह से, उसी ताप को रोकने की वजह से पृथ्वी क्या होती है कि उसमें वहाँ थोड़ी गर्म रहती है, बिल्कुल ठंडी नहीं होती। अगर ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पृथ्वी क्या होगी, जम जाएगी, ठंडी हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। और जो कि शुक्र ग्रह है हमारा, हम जिसको बोलते हैं शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो पृथ्वी से अलग है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा होगी, तापमान भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर वायुमंडल में ये कम मात्रा में है, इसलिए तापमान जो ताप है उसको रोक के भी रखती है, ठंडा भी नहीं होने देती। तो ये ज़रूरी है, कम मात्रा में है फिर भी ये। और इसी को हम बोलते हैं, इसी जो ये घटना होती है ना, ताप को रोक के रखना, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका आंसर है होगा सी। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है। निचली परत हमने अभी किया था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सौभमंडल। हमने क्या किया था, अभी सारी परतें की हैं। सौभमंडल सबसे जो पहली परत है जिसमें मौसमी घटनाएं, बादल, ताप, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, सौभमंडल में। फिर मौसम संबंधित घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में ही क्यों होती हैं, क्यों होती हैं वहाँ पर, ये पूछा है। क्योंकि उसके उसी परत में क्या होती हैं, जलवाष्प और धूलकण होती हैं, और इन्हीं के मिलने से मौसम संबंधित घटनाएं जैसे कि बारिश हो गई और मौसम बन गया, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं, इसी की वजह से होती हैं। किसकी वजह से, जलवाष्प और धूलकणों की मिलने से। और ये सारी घटनाएं सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अगला क्वेश्चन है परत। यहाँ पर ये परतें दी गई हैं और ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ट्रोपोस्फेयर पहली परत, जिसको हम बोलते हैं मौसम संबंधित घटनाओं से रिलेटेड। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड नंबर की परत है। समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो गई ओजोन लेयर है, इसके अंदर ओजोन परत है, यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ये हो गया।
बी का 1 और सी मेजोस्फीयर यानी मध्यमंडली, इसमें उल्काएं आकर के जल जाती हैं, उल्काएं जलना ये घटनाएं होती हैं। तो तीनों यहाँ परत हैं और इनकी विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। तो ए का हो जाएगा 2, ये बी है, ए है, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओजोन परत, ओजोन लेयर का मुख्य काम क्या है। हमने अभी पढ़ा जो तापमान है वो उसको बढ़ाना नहीं है, इसको ना ही वर्षा कराना है, ना ही पैराबैंगनी किरणों से रक्षा, यानी कि जो यूवी रेज हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं क्या, ओजोन लेयर। ओजोन का प्रमुख कारण है, जो त्वचा के रोग होते हैं, कैंसर होते हैं, इनसे बचाव का कारण बनती है ये ओजोन लेयर का काम है पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वायु दाब, एयर प्रेशर का क्या तात्पर्य है। वायु दाब का तात्पर्य, वायु दाब का अर्थ क्या है। तो वायु दाब का अर्थ है वायु का भार, वायु का भार। ये पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला एक तरह का भार होता है। नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्यों घटता है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुदाब घटता क्यों है। इसका अर्थ है कि वायु हल्की हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाओगे वहाँ हवा कम होती जाएगी, मात्रा भी वायु की कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा और इसी वजह से दबाव क्या होगा, घट जाएगा। तो वायुदाब घट जाता है हाइट के ऊपर जाने से। फिर है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वायुदाब क्षेत्र की विशेषता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र की विशेषता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बादल निर्माण वर्षा नहीं, अवरोही वायु। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, अवरोही वायु। हवा नीचे की ओर आती है जहाँ पर बादल भी नहीं बनते और मौसम बिल्कुल साफ रहता है हाई प्रेशर में, और इसी वजह से क्या होती है यहाँ पर इसको अवरोही वायु बोला गया है, नाम दिया गया है अवरोही वायु। अगला है पवन, विंड का प्रवाह हमेशा, जो हवा होती है उसका प्रवाह किस तरफ होता है। वायु क्या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाती है, या उच्च दाब से निम्न की ओर आती है, या फिर समुद्र से भूमि की तरफ जाती है, या भूमि से समुद्र की तरफ जाती है। तो सभी को पता है कि वायु का प्रवाह किस तरफ होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की। जहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से उठ करके दबाव कम होगा वहाँ चली जाती है हवा, इस प्रकार से बहती है। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या है, हो जाएगा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। आंसर हो जाएगा बी। अगला है स्थायी पवनें, जो परमानेंट विंड्स हैं उनका उदाहरण बताना है। तो मानसून जो है मौसम अनुसार आती हैं, स्थानीय पवनें हैं स्थान के अनुसार चेंज होती रहती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं, हर साल हर मौसम में एक जैसी रहना, साल भर एक ही दिशा में इनका चलना, इनको बोलते हैं स्थायी पवनें। इसीलिए इनको परमानेंट विंड कहा गया है, व्यापारिक पवनों को। पूरे साल एक ही दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा चेंज नहीं होती। अगला है मानसून पवनें किसके ऊपर आधारित होती हैं। मानसून पवनें किस पर आधारित होती हैं। तापमान का अंतर होता है, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वार भाटा और अक्षांश। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, जो तापमान का अंतर है ये सही होगा। मानसून पवन आधारित होती है तापमान का अंतर। भूमि क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। सेम समुद्र है वो, और समुद्र क्या होता है धीरे धीरे जो है इसी ताप अंतर से मानसून बनता है। समुद्र धीरे से गर्म धीरे से ठंडा, और उस पृथ्वी जो होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, इसलिए मानसून जो है आती हैं, इनके अंदर अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा का सबसे सामान्य रूप क्या होता है। क्या हिमपात के रूप में हम वर्षा को देखते हैं ज़्यादातर, ओलावृष्टि देखते हैं, वर्षा देखते हैं, या कुहासा। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो वर्षा होती है। जो वर्षा सबसे ज़्यादा किस लिए दिखाई देती है, क्योंकि जो ओलावृष्टि है, ओले हैं, वो किसी किसी जगह पर होते हैं, कम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सामान्य रूप है वो हमें वर्षा के रूप में ही दिखाई देता है वर्षा का। अगला है संवहन वर्षा का। वर्षा जो है वो मुख्यतः कहाँ पर होती है। संवहन वर्षा कहाँ पर होती है। जब क्या होता है, एक हमारी पृथ्वी है और हमारी ये पृथ्वी है, और मान लो ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा जो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और जो है दक्षिणी गोलार्ध, ये साउथ। तो इसमें क्या होता है, ये भूमध्य रेखा जो होती है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो एरिया होता है कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या फिर जहाँ पर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। सूर्य पूरे साल सीधी जो है रेखा में अपना प्रकाश डालता है, और इसी वजह से यहाँ का क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठती है और इसी वजह से
तेज वर्षा यहाँ पर होती है, जिसको हम संवहन वर्षा का नाम देते हैं। तो संवहन वर्षा अगर पूछ ले तो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। अगला है पर्वतीय वर्षा क्यों होती है? जो पर्वतीय वर्षा है वो होती क्यों है? तापमान बढ़ने से होती है, वायु के ऊपर उठने से होती है, वायु ठंडी होने से या वायु के टकराने से? ये होती है वायु के ऊपर उठने से। इसका आंसर बी हो जाएगा। जब नम हवा पर्वत से टकराती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर वर्षा होती है। क्या होता है? नम हवा पर्वत से टकराती है, यहाँ से हल्की होती है, ठंडी होती है और ऊपर उठती जाती है, तभी जो है टकराने से वर्षा होती है। तो वायु के ऊपर उठने से पर्वतीय वर्षा होती है। अगला है जलवायु, क्लाइमेट से क्या जो है हमारा तात्पर्य है? क्लाइमेट से क्या तात्पर्य है? दैनिक मौसम को हम क्लाइमेट बोलते हैं? नहीं। अल्पकालिक स्थिति? नहीं। दीर्घकालिक औसत मौसम को या फिर अचानक से परिवर्तन हो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। तो इसका है दीर्घकालिक, लंबे समय का औसत, यानी कि 30-35 साल का। वेदर है, मौसम है, दैनिक मौसम, दिन का मौसम हम देखते हैं हर एक दिन का, कि आज मौसम ठंडा है, कल मौसम गर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु का अर्थ होता है लंबा, लंबे समय तक का। लगभग 30 हो गए साल, तो इन 30 सालों में किस प्रकार का जो है मौसम रहा है उसको हम बोलते हैं एक तरह का जलवायु प्रकार, यानी कि दीर्घकालिक, लंबे समय तक का औसत मौसम, यानी कि 30-35 सालों का हम औसत मौसम निकालते हैं कि भाई इन 30 सालों में मौसम लगभग कैसा रहा है, और उसी से हम औसत निकाल करके उसको नाम देते हैं जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्या अक्षांशों से जलवायु प्रभावित होती है? बिल्कुल सही, होती है। ऊंचाई की वजह से, तो ऊंचाई की वजह से भी जलवायु प्रभावित होती है, या फिर वायु दाब की वजह से, दाब की वजह से भी होती है। मृदा के प्रकार, मृदा यानी कि मिट्टी का, इसमें जलवायु से कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। अक्षांश क्षेत्रों पे और ऊंचाई के साथ साथ दबाव के वजह से, और साथ ही साथ समुद्र से दूरी होती जाती है, तो वो भी प्रभावित करती है किसको? जलवायु को। लेकिन मृदा का वायु से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रोपोस्फेयर में मौसम होता है, तो हमने सभी ने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर में मौसम होता है। मौसम संबंधित घटनाएं सौरमंडल में होती हैं। ओजोन परत यूवी किरणों को रोकती है, ये भी सही है। उच्च दाब में वर्षा होती है, क्या उच्च दाब में वर्षा होती है या निम्न दाब में होती है? पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, सभी को पता है। जहाँ पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी बहती हुई, तो इसका आंसर यानी कि गलत पूछा है, नेगेटिव पूछा है, और ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा सी। उच्च दाब में वर्षा होती है, उच्च दाब में वर्षा नहीं होती। वर्षा हम जो होती है वो जो है निम्न दाब में होती है, कम दाब में। वर्षा जो होती है उच्च दाब में, जब वर्षा हवा जो होती है वो नीचे आ जाती है, और इसी वजह से बादल नहीं बन पाते, और इसी वजह से वर्षा भी नहीं हो पाती है। अगला सेक्शन है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? चालुक्य वंश की स्थापना नहीं, राजधानी पूछी है। चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में दिया गया है कांचीपुरम, मदुरई, बादामी या तंजावुर। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी बादामी। क्या थी? बादामी। बादामी को वातापी, यानी कि इसको हम वातापी भी बोल सकते हैं, वातापी। मेरे पास पेन नहीं है, हाथ से ऐसे ही लिखा जाता है, वातापी। और यहीं पर, यही स्थान यानी कि जो रॉक कट केव हैं, यानी कि गुफा मंदिर हैं, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? जो है ये बादामी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा मंदिरों के लिए। किसके लिए? गुफा मंदिर। चालुक्यों की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और लिख लो आप, एक दो चीजें। यहाँ पर पल्लव की राजधानी पूछ ले तो, पल्लव की राजधानी पूछ ले तो कांचीपुरम, कांचीपुरम हो सकता है। इसमें आगे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा ये। साथ ही साथ तो चोल की राजधानी पूछ ले, चोल की, तो याद रखना तंजावुर, तंजावुर, तंजावुर।
अगला क्वेश्चन क्या है, पुलकेशिन द्वितीय का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है। समुद्री व्यापार का विस्तार किया था उन्होंने, या फिर हर्षवर्धन को पराजित किया था, या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, चोलों की स्थापना की। तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व जो दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय का, वो था कि इन्होंने हर्षवर्धन को रोक लिया था, पराजित किया था। इनको नर्मदा नदी के पास में हर्षवर्धन को रोक लिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। यही इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है पुलकेशिन द्वितीय की। नर्मदा उत्तर दक्षिण की राजनीतिक सीमा बनी थी इसी वजह से। कहाँ पर रोक लिया था, कौन सी नदी के ऊपर, ये भी याद रखना, नर्मदा। कहाँ पर रोका था हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पल्लव वंश की राजनीतिक शक्ति का मुख्य आधार क्या था। जो पल्लव वंश है उसकी राजनीतिक शक्ति किस वजह से थी। कृषि की वजह से, कर लेते थे उस वजह से, गलत हो जाएगा। मंदिर की अर्थव्यवस्था थी इस वजह से, समुद्री व्यापार होता था, या जनजातीय सहयोग होता था। तो इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा, सी। पल्लव का जो क्षेत्र है वो पूर्वी तट पर था। कहाँ पर था, पूर्वी तट पर पल्लवों का क्षेत्र। और वहीं पर जो रोमन साम्राज्य था दक्षिण पूर्वी एशिया से, वहाँ पर व्यापार होता था। और किसके जरिए होता था, बंदरगाह थे, नगर थे, मंदिर, अर्थव्यवस्थाएं, ये एक पूरी तरह से। और इसी वजह से ये जो है यहाँ पर नगरों का विकास भी हुआ था। तो पल्लव वंश की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा कार्य था समुद्री व्यापार। सबसे पहले बंदरगाह बने थे, फिर नगर बने थे, मंदिर बने थे, और फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित है। जो महाबलीपुरम है वो किस वंश से संबंधित है, महाबलीपुरम। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य, चोल, पल्लव या राष्ट्रकूट। सही आंसर होगा इसका पल्लव। जो महाबलीपुरम है वो किससे संबंधित है, पल्लव से। किससे, पल्लव से संबंधित है। जो यहाँ पर क्या है, इसका महाबलीपुरम का नाम दिया गया है, क्या है, मम्मलपुरम। क्या है, सेकंड नाम मम्मलपुरम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं महाबलीपुरम और मम्मलपुरम भी बोलते हैं। ये है नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके समय में विकसित हुआ था। किसके समय में जो है विकसित हुआ था महाबलीपुरम, यहाँ पर याद रखना नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, इसके समय में ये विकसित हुआ था। यहाँ पर रथ मंदिर देखने को मिलेगा, अर्जुन की तपस्या जैसी शैल कलाएं जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। एक तो रथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर अर्जुन की तपस्या जैसी शैलकृत कलाएं, साथ ही साथ यहाँ पर महाबलीपुरम पल्लव कला से रिलेटेड है। तो ये याद रखना, महाबलीपुरम पल्लव से। अगला है वेसर शैली। वेसर शैली का संबंध किससे है, इसका संबंध है चालुक्यों से, चालुक्य स्थापत्य से। सीधा सा संबंध है वेसर शैली का चालुक्य से। वेसर शैली मतलब उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़ का मिश्रण इसको बोला गया है। किसको, वेसर शैली को। और ये शैली जो है वो चालुक्यों की पहचान मानी गई है। बीच में रहने वाला जो वंश है उसको मिश्रित शैली कहा गया था। तो सबसे पहले इसको याद रखना, वेसर का जो संबंध है वो सीधा चालुक्यों से है। नागर और द्रविड़ का मिश्रण है ये वेसर शैली, नागर और द्रविड़ का मिश्रण। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नागर प्लस द्रविड़ शैली, दोनों के मिश्रण को ही क्या नाम दिया गया है, नाम दिया गया है वेसर शैली। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन पल्लवों के बारे में सही है। पल्लवों के बारे में कौन सा कथन सही है। कांचीपुरम जो है राजधानी थी इनकी, तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, बिल्कुल सही है। शैलकृत मंदिर थे, ये भी सही है। संस्कृत के संरक्षणकर्ता थे, पल्लव जो थे वो संस्कृत के संरक्षण किया था। तो तीनों ही कथन पल्लव के बारे में लेकर के सही है। तो जिसमें तीनों होंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। अगला है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। चालुक्यों के बीच में और पल्लवों के बीच में संघर्ष किस वजह से हुए थे। धार्मिक मतभेद था, ये गलत है। कांची और बादामी पर नियंत्रण, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर होगा। कांची और बादामी के ऊपर नियंत्रण की वजह से दोनों के बीच में
संघर्ष था। चालुक्य और पल्लव दोनों ही दक्षिण भारत के में प्रभुत्व चाहते थे, यानी कि अपना जो है दबदबा वहाँ पर बनाना चाहते थे दक्षिण भारत में। राजधानी के ऊपर अधिकार जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रण जो था वो बनाना चाहते थे, और इसी वजह से कांची और बादामी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे ये दोनों ही चालुक्य और पल्लव, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में खींचातानी यानी कि संघर्ष बना रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश से संबंधित है? पल्लव से रिलेटेड कौन सा है? तो हमने किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा है? नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसको हराया था इन्होंने? याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन, और यहाँ पर मैं 2 लिख रही हूँ, द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और फिर साथ ही साथ बादामी जो था राजधानी, उसके ऊपर भी आक्रमण किया, बादामी पर आक्रमण किया, और इस तरह से जो पल्लव शक्ति थी वो बिखर गई थी। तो पल्लव वंश का जो शासक था ये नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित है। बादामी के ऊपर आक्रमण किया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और ये पल्लव शक्ति का जो है बिखरी नहीं थी, ये शिखर था इसका, सबसे जो है ऊपर माना गया था इसको, नरसिंह वर्मन प्रथम को। अगला है, दक्षिण भारत के राज्यों की आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी आर्थिक समृद्धि किस वजह से हुई थी? आर्थिक रूप से वो मजबूत किस लिए हुए थे? खनिज संसाधन थे, युद्ध लूट भी नहीं थी, और विदेशी अनुदान भी नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापार था। दक्षिण भारत में लंबा समुद्र तट था, सुरक्षित बंदरगाह थे, और इसी वजह से नगरों का विकास भी हुआ, मुद्रा का प्रचलन भी था, विदेशी संपर्क भी बढ़े थे, और इसी वजह से समुद्री व्यापार की वजह से क्या हुआ था? दक्षिण भारत के राज्यों की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। दक्षिणी किसकी वजह से? व्यापार की वजह से, समुद्री व्यापार से। अगला है, रोम के साथ में व्यापार से दक्षिण भारत को क्या प्राप्त हुआ था? जब रोम के साथ में व्यापार किया तो दक्षिण भारत को किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी? क्या प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे उन्हें। ना मसाले, ना रेशम, ना ही कपास के वस्त्र उनको प्राप्त हुए थे सोने के सिक्के। भारत जो था वो मसाले और वस्त्र देता था उनको, रोम को क्या देता था? मसाले देता था और वस्त्र देता था, और बदले में उनको सोने के सिक्के मिलते थे, गोल्ड के कॉइन आते थे। अरिक्का मेडू में रोमन के सिक्के मिले भी हैं। कहाँ पर मिले हैं ये सोने के सिक्के? अरिक्का मेडू में। कहाँ? अरिक्का मेडू में। अरिक्का मेडू में मिले हैं। गोल्ड कॉइन कहाँ पर मिले हैं? अरिक्का मेडू में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पल्लव काल से संबंधित है? पल्लव से संबंधित कौन सा बंदरगाह है? अभी हमने किया अरिक्का मेडू, जहाँ पर सोने के सिक्के मिले हैं, ये रोमन व्यापार का केंद्र था, और पुदुचेरी के पास में है, यानी कि पांडुचेरी या पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में, उसके पास में ही है। यहाँ पर एम्फोरा और बीड्स मिले हैं। क्या मिले हैं? एम्फोरा और बीड्स अरिक्का मेडू में। बंदरगाह पल्लव काल से संबंधित कौन सा है? यहाँ पर अरिक्का मेडू, यहीं से सोने के सिक्के भी मिले हैं। रोमन व्यापार का केंद्र बिंदु अरिक्का मेडू को माना गया है, जो कि पुदुचेरी के पास में। एम्फोरा और बीड्स यहीं से मिले हैं। फिर है मंडप शैली। क्या है? मंडप शैली का विकास कौन से वंश से संबंधित है? किस वंश का से रिलेटेड है जो है ये मंडप शैली? कौन से वंश से? क्या चोल से इनका संबंध है, चालुक्यों से, पल्लव से, या फिर सातवाहन से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्लव से इनका संबंध है। किसके साथ में? पल्लव के साथ में संबंध है। चट्टान काट करके बनाए गए होल जो होते, चट्टानों को काट करके और इस तरह से होल बनाए जाते थे, उनको बोलते थे मंडप। पल्लव ने प्रारंभिक मंदिर जो वास्तुकला थी वो विकसित की थी, और इसीलिए इनको जो है विकास का वंश माना जाता है, मंडप शैली का। बाद में जो चोल आए थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन शुरुआत किन्होंने की थी? पल्लव ने। अगला है कथन और अजर्सन। दक्षिण भारत में मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे। क्या दक्षिण भारत में जो थे
मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे? क्या मंदिरों को सिर्फ पूजा के लिए यूज नहीं किया जाता था? तो ये कथन सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसे सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि आर्थिक, जैसे कि सांस्कृतिक, नृत्य, संगीत वहाँ पर होते थे, दान भूमि वगैरह होती थी आर्थिक रूप से, और सभाएं भी होती थी मंदिरों में, इसलिए सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं मानते थे। क्योंकि वहाँ पर मंदिर आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र थे। यानी कि मंदिर आर्थिक, यानी कि वहाँ पर दान वगैरह होते थे, दान भूमि दान हो गई, पैसों का दान हो गया। सांस्कृतिक यानी कि नृत्य होते थे, संगीत होते थे। और प्रशासनिक यानी कि मंदिरों में सभाएं भी होती थी, इकट्ठा होकर के कोई भी फैसला लेना होता था तो ये उनके भी केंद्र थे। तो मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि बहुत सी सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक क्रियाओं के लिए भी उस टाइम पे यूज होते थे। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और इनकी व्याख्या भी सही दर्शाई गई है यहाँ पर। अगला है, चालुक्य काल में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? चालुक्यों के काल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? केवल तमिल होती थी, केवल प्राकृत होती थी, संस्कृत या कन्नड़ होती थी, या फिर फारसी होती थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत व कन्नड़। आंसर क्या हो जाएगा? सी, संस्कृत और कन्नड़। संस्कृत क्या थी? वो राजकीय व धार्मिक भाषा मानी जाती थी। संस्कृत क्या होती थी? चालुक्यों के काल में जो है धार्मिक भाषा होती थी, धार्मिक भाषा, और साथ ही इसको राजकीय भाषा भी मानते थे, ये राजकीय भाषा। कन्नड़ जो थी, जो ये कन्नड़ दी गई है साथ में, कन्नड़ क्या थी? ये जन की भाषा थी, ये जन भाषा। याद रखना, चालुक्य काल में जन भाषा जो थी अगर पूछ ले तो ये कन्नड़ थी, और संस्कृत को धार्मिक और राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और दोनों ही भाषाओं में अभिलेख यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के व्यापार में सबसे अधिक निर्यात, एक्सपोर्ट क्या होते थे? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जो है निर्यात किया जाता था? तो शुरू से ही बड़ा दक्षिण भारत से सबसे ज़्यादा मसालों का जो है, और साथ ही वस्त्रों का, जैसे कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, साथ ही सूती वस्त्र, और इनकी जो विदेशी जो बाजार थे वहाँ पर बहुत भारी कीमत में ये चीज़ें बिकती थी, भारी कीमत पर बिकते थे, यानी कि अच्छी खासे महंगे बिकते थे विदेशी बाज़ारों में। इसलिए निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा किसका होता था? मसाले का और वस्त्र का। अगला क्वेश्चन है, पल्लव कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पल्लव कला की प्रमुख विशेषताएं, ईंटों के मंदिर बनाते थे, शैलकृत मंदिर बनाते थे, लकड़ी की मूर्तियां, या गुफा चित्रकला? हमने अभी पढ़ा पत्थरों को काट काट कर के शैल मंदिर, रोक कट करके शैलकृत मंदिर बनाए जाते थे पल्लव काल में। पल्लव कला जिसको हम बोलते हैं पल्लव काल या पल्लव कला। अगला है, महाबलीपुरम में सबसे ज़्यादा इसके स्रोत मिले हैं, कहाँ पर? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजनीतिक महत्व किस प्रकार कारण से बढ़ा था? चालुक्य वंश का राजनीतिक महत्व किस वजह से बढ़ा था, ये पूछा गया है। इस बौद्ध संघ समर्थन की वजह से, बी दिया गया है उत्तर दक्षिण के बीच में सेतु बनने के कारण, विदेशी आक्रमण हुए इसलिए, या फिर जनजातीय शक्ति थी वहाँ पर इसलिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, उत्तर दक्षिण के बीच में सेतु बनने के कारण। यानी कि चालुक्य क्षेत्र था दक्कन में, और इसीलिए वे उत्तर और दक्षिण दोनों को प्रभावित करते थे। कौन? चालुक्य वंश। और इसी वजह से राजनीतिक स्थिति जो थी शक्तिशाली बन गई थी उनकी। तो राजनीतिक स्थिति जो थी काफ़ी महत्व उनका बढ़ गया था, काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे वो राजनीतिक रूप से, तो उत्तर दक्षिण के बीच में सेतु बनने के कारण ये दोनों को प्रभावित करते थे, दक्कन में थे इसलिए चालुक्य। दक्षिण भारत में नगरों का विकास किससे जुड़ा है? दक्षिण भारत में नगरों का जो विकास है वो किससे संबंधित है? कृषि का विस्तार हुआ था, सैन्य शिविर थे नहीं, व्यापार एवं बंदरगाह थे। व्यापार और बंदरगाहों की वजह से दक्षिण भारत में नगरों का विकास हुआ था। सबसे पहले बंदरगाह थे वहाँ पर, और साथ ही वहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र भी थे। रोम के साथ में व्यापार होता था सबसे ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ, और फिर संस्कृति का विकास हुआ था। तो व्यापार और बंदरगाह आएगा। अगला है, कौन सा युगम सही सम्मिलित किया गया है? पल्लव, बादामी, चालुक्य, कांचीपुरम। ये राजधानी मिलाई गई है कि कौन से वंश की कौन सी राजधानी सही है, कौन सा युगम जो है इनमें से सही है, ये पूछा है। सही कथन कौन सा है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा पल्लव की राजधानी महाबलीपुरम थी। क्या थी? महाबलीपुरम। अगला है, दक्षिण भारत के राज्यों के इतिहास से कौन सा निष्कर्ष निकलता है?
दक्षिण भारत के राज्यों के इतिहास से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकलता है? क्या वे युद्ध प्रिय थे? क्या दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो युद्ध प्रिय होते थे? गलत हो जाएगा। वे सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे। वो पिछड़े हुए नहीं थे भाई किसी भी चीज़ में। उन्होंने कला, व्यापार और प्रशासन में संतुलन बना के रखा था। दक्षिण भारत से मसालों का, साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों का, कपड़ों का निर्यात होता था, तो व्यापार में वो काफ़ी शक्तिशाली थे। कला का भी उनमें ज्ञान था और प्रशासन संबंधित यानी कि राजनीतिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रांग थे। प्रशासन संबंधित मामलों में वो बहुत बेहतर थे और तीनों ही चीज़ों में उन्होंने संतुलन बना के रखा हुआ था। तो दक्षिण भारत के राज्यों का इतिहास हमें बताता है कि वो किस तरह से स्ट्रांग थे, सभी के अंदर संतुलन बना के रखा था। चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रशासन हो, सभी में यानी कि सभी चीज़ों में माहिर थे वो। कला, व्यापार, प्रशासन तीनों में संतुलन बना रखा था। केवल युद्ध नहीं करते थे, ना ही धर्म को जो है ऊपर मानते थे सबसे ज़्यादा। तो सब तीनों ही चीज़ों में वो बेहतर थे। तीनों चीज़ों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बना के रखा था, इसी वजह से वो बेहतर माने जाते हैं। और ये हमारा लास्ट का था आज हिस्ट्री का। नेक्स्ट है टॉपिक और नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम करेंगे संघवाद के बारे में और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में आपके कितने नंबर बने हैं ये कमेंट कर दिया करो भाई। आप कभी भी ये कमेंट नहीं करते कि मेरे ज्योग्राफी में इतने थे, हिस्ट्री में इतने नंबर आए हैं, या फिर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो, स्पीड में करके पढ़ लेते होगे, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? कथनों के ऊपर विचार। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला कथन क्या कहता है? भारत का संविधान भारत को एक संघीय राज्य घोषित करता है। क्या ये कथन सही है कि भारत का संविधान भारत को एक संघीय राज्य घोषित करता है? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात है, ये संघीय राज्य घोषित करता है भारत को। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, तो ये भी बात सही है। केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं, राज्य की अपनी अलग शक्तियां हैं। भारत के संविधान में जब संघीय राज्य घोषित करता है, ये सही है। संघीय व्यवस्था के सभी तत्व यहाँ पर मौजूद है। एक लिखित संविधान है, केंद्र और जो है राज्य के बीच में अलग अलग शक्तियाँ हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। यानी कि ए और दो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाँ, दोनों ही सही है ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? एक सेकेंड रुकना भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दूसरी पीडीएफ में लगा दी शायद, एक सेकेंड रुकना। अलग अलग पीडीएफ बना रखी है हाफ हाफ करके। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का? पॉलिटिकल साइंस का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अजर्सन और कथन और रीजन दिया गया है यहाँ पर। भारत को संघीय कहा गया है, भारत को संघीय कहा गया है, ये अभी हमने किया है। भारत को संघीय जो है कहा गया है, फेडरल। फिर कारण कि क्यों कहा गया है? भारत के संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, इसीलिए कहा गया है। तो बिल्कुल केंद्र की और राज्य की अलग अलग शक्तियां हैं। पहले ही क्वेश्चन में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। जब शक्तियां बटी होंगी तभी केंद्र जो है स्वतंत्र होगा और राज्य स्वतंत्र होगा अपने अपने मामलों में। इसलिए संघवाद का मूल सिद्धांत है शक्तियों का विभाजन करना। तो दोनों ही बातें सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी सही दी गई है। आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। क्या अवशिष्ट शक्तियां जो राज्य के पास होती हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास में होती हैं। क्या होती है? केंद्र के पास, राज्यों के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास में होती हैं। और जो भारत में एकल नागरिकता है, क्या भारत में एकल नागरिकता है? तो बिल्कुल सही, सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। तो ए है जो वो गलत हो जाएगा। पहला है हमारा गलत और दूसरा हमारा सही। ए गलत है और दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो राज्यों के पास में होती हैं। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास में है। भारत की जो राज्य अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास में है? केंद्र के पास में। अगला है कथन और कारण, अजर्सन रीजन। कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है उसको अर्ध संघीय कहा गया है और इसका कारण क्या है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसका आंसर होगा
यानी कि ये भी सही है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा गया है। क्या कहा गया? अर्ध संघीय। और किस वजह से? क्योंकि इमरजेंसी के समय में केंद्र की शक्तियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि दोनों के पास में बराबर शक्ति है ना, राज्य की और केंद्र की। लेकिन जब आपातकाल लगाते हैं तो केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं, ना कि राज्य की। तो दोनों की अगर बराबर की शक्तियां मिली हैं तो दोनों की बढ़नी चाहिए, या फिर किसी की भी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ जाती हैं। तो इसको हम अर्ध संघीय बोलते हैं भारतीय संविधान को। तो दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी जो है सही होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में आता है? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? राज्य सूची में आता है पुलिस। बाकी और साथ ही पुलिस को हम और साथ ही जोड़ते हैं हम जो कृषि है उसको भी राज्य सूची में जोड़ते हैं। स्थानीय जो शासन है या फिर रक्षा, विदेश नीति, ये जो होती हैं ये यूनियन लिस्ट में आती हैं। तो पहला पुलिस, कृषि और स्थानीय शासन। पुलिस, कृषि और जो स्थानीय शासन है उनको हम राज्य सूची में जोड़ते हैं। किसमें? राज्य सूची में, स्थानीय शासन। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 246 में 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान के अनुच्छेद में, आर्टिकल 246 में। बिल्कुल सही बताया गया है। संविधान में 3 सूचियां हैं, एक तो यूनियन, स्टेट और तीसरा कंक्रीट, यानी कि समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान में 3 सूचियां हैं। तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं। शक्तियों का विभाजन 246 में किया गया है और तीनों सूचियां दी गई हैं जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। सभी की अलग अलग अपनी अपनी शक्तियां हैं और संघीय संरचना की रीढ़ की हड्डी बोली गई है भारत को। जो यह भारत की जो है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन इसको बोला गया है, संघीय समवर्ती सूची को। तो इसका कारण और कथन दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट जो लिस्ट है, उसमें दोनों ही, केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और दूसरा है टकराव की स्थिति में राज्य का कानून मान्य नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। टकराव में केंद्र का कानून मान्य होता है, नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं दिया गया। टकराव की स्थिति में राज्य का, अच्छा केंद्र का नहीं, राज्य का कानून मान्य होता है। तो यहाँ पर केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अपना केंद्र का। टकराव में या आपातकाल में किसको होती है? केंद्र को मान्यता दी जाती है, ज़्यादा राज्य को नहीं दी जाती। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा कानून मान्य होता है, न कि राज्य के द्वारा। तो ए सही है और आर गलत है। तो केवल एक, आर नहीं, 1 और 2 दिए गए ना, केवल एक सही है यहाँ पे। अगला है कथन और कारण। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है? बिल्कुल सही। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र सरकार का ही एक हिस्सा है, राष्ट्रपति यानी केंद्र। फिर है राज्यपाल राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो बिल्कुल राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और इसी वजह से ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और इसी वजह से राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल की भूमिका पर अक्सर विवाद भी होता है क्योंकि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसी वजह से। ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय विशेषता नहीं है? कौन सा संघीय विशेषता नहीं है? लिखित जो संविधान है वो संघीय विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है वो भी संघीय विशेषता है। एकल नागरिकता और जो है ये शक्तियों का विभाजन, ये भी संघीय विशेषता है। जो एकल नागरिकता है वो एकात्मक विशेषता है, यूनिटरी, ना कि संघीय जो है विशेषता। अगला है कथन और कारण। भारत में न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। न्यायपालिका वो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है, किसी के साथ में भी गलत होना, ऊंच नीच होना, ये सारी चीज़ें वो नहीं होने देती। और साथ ही इस कारण दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।
क्या सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बना के रखती है, बात सही है। और कानून को असंवैधानिक घोषित करने की जो शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, वो शक्ति प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान की सीमा में रहते हैं। इसी वजह से, इन्हीं की वजह से क्या होता है, केंद्र और जो राज्य होते हैं उनके पास में शक्तियाँ होती हैं, तो वो अपनी सीमा में बंधे रहते हैं। जो है असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति होती है इनके पास में। तो ये जो चीज़ें हैं, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, तो ये दोनों चीज़ें सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ये इसी वजह से संविधान की सर्वोच्चता को बनाकर रखती है, क्योंकि इनके पास में ये शक्ति होती है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में संघीय ढांचा निम्नलिखित लिखित संविधान पर आधारित है। भारत का जो संघीय ढांचा है वो लिखित संविधान पर आधारित है। दूसरा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया राज्यों की सहमति के बिना भी पूरी हो सकती है। क्या जो भारत में संघीय ढांचा है वो लिखित संविधान पर आधारित है? तो ये कथन यानी कि पहला सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया राज्यों की सहमति के बिना भी पूरी हो सकती है। जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जो लिखित संविधान है संघीय ढांचे की नींव मानी जाती है। संघीय ढांचा लिखित संविधान पर ही आधारित होता है और इसी संसाधनों में राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होती। इससे पता चलता है कि भारत स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला संघ माना जाता है। तो ए और 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों ही सही हैं। सी आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया है अगले क्वेश्चन का, कथन और रीजन। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संघीय सिद्धांत को प्रभावित करती है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संघीय सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। और जो इसमें आगे क्या दिया गया है, कारण, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही सही हो जाएंगी ये बातें। भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संघीय सिद्धांत को प्रभावित करती है, संघीय को, क्योंकि दोनों के पास में शक्ति है। तो कुछ जो संशोधन होते हैं उनके लिए राज्यों की सहमति यानी कि 50% है वो राज्यों की सहमति चाहते हैं। तो यही संघ में संतुलन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको सहमति की आवश्यकता होती है कुछ संशोधनों में। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था है। क्या भारत में दोहरी जो है सरकार है उसकी व्यवस्था की गई है? सेंटर और स्टेट, दो केंद्र और राज्य की शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो दोहरी सरकार है, सही होगी। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। तो क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है? दोनों ही स्वतंत्र होती हैं, कोई भी किसी के अधीन नहीं होता। बस आपातकाल के दौरान थोड़ी शक्ति केंद्र को ज़्यादा होती है और राज्यों के पास में कम होती है, लेकिन राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती भी, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यों का पुनर्गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। जो राज्यों का पुनर्गठन है क्या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में राज्यों की सीमाएं स्थायी नहीं हैं। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में राज्यों की सीमाएं जो हैं वो स्थायी नहीं है। तो राज्यों का पुनर्गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र जो है राज्य बना, मिला या फिर घटा सकता है। क्या कर सकता है? राज्य बना सकता है, केंद्र घटा भी सकता है और उसको राज्य में मिला भी सकता है। तो जो सीमाएं हैं वो स्थायी नहीं होती। इनके भारतीय संविधान में राज्यों की जो सीमाएं हैं वो स्थायी नहीं होती, यानी कि ये दोनों ही सही हैं, सही होंगे। राज्यों का पुनर्गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान में राज्यों की जो सीमाएं हैं वो स्थायी नहीं होती, घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं केंद्र सरकार। तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या जो है इसकी व्याख्या भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगी विवाह और तलाक। क्या होगी? विवाह और तलाक। और जो बैंकिंग वगैरह है ये उसमें होती हैं केंद्र सूची में। हाँ, बैंकिंग केंद्र सूची में आती है और पुलिस आती है राज्य सूची में। और जो
विदेश नीति है, ये भी केंद्र में ही आती हैं। विवाह और तलाक जो होते हैं वो समवर्ती सूची में आएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निशान लगाया कि हाँ, विवाह और तलाक। अगला है कथन और कारण का। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है। जो राज्यसभा है वो राज्य के हितों की रक्षा करती है। कौन सा कथन सही है, क्या इसकी व्याख्या सही है, ये पूछा है। तो जो राज्यसभा है वह राज्यों के हितों की रक्षा करती है, बिल्कुल। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, और राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान नहीं दिया गया भाई, इनको एक समान नहीं है। जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सिक्किम में सबसे कम है, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व की रक्षा करती है, लेकिन प्रतिनिधित्व दोनों का समान, सभी का समान नहीं होता, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन इसकी ए और आर दोनों सही भी नहीं होंगे, ए सही होगा, बस आर गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी गलत है, यानी कि कोई व्याख्या है ही नहीं है, खुद ही गलत है। समान प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, इस प्रकार से। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्त संबंधों का संतुलित करता है। जो वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्य वित्त संबंधों को जो है क्या करता है, संतुलन बना के रखता है, उनके बीच में कहा गया है। और दूसरा क्या है कि योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था थी। तो पहला जो है वित्त आयोग वाला वो तो सही हो जाएगा। वित्त आयोग क्या करते हैं, केंद्र और राज्य वित्त संबंधों के बीच में संतुलन बना के रखता है वित्त आयोग। और जो दूसरा है कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी। ये संवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक संस्था थी। इसको योजना आयोग को अब जो है हम नीति आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीति आयोग, याद रखना, नीति आयोग। तो ये गैर संवैधानिक संस्था थी, ना कि संवैधानिक संस्था, तो ये गलत हो जाएगा और पहला सही, केवल एक सही है। अगला है आपातकाल के दौरान भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है। क्या आपातकाल के दौरान जो है संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाती है, पूछा गया है। और आपातकाल में राज्य सूची के विषय भी केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकाल के टाइम में जो राज्य सूची के विषय हैं वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। ये तो सभी को पता है कि जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि शक्ति आपातकाल के दौरान केंद्र के पास ज़्यादा होती है, राज्य के पास में कम होती है, तो संघीय व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है उस टाइम पे, दोनों को बराबर शक्ति नहीं मिलती। और आपातकाल में राज्य सूची के जो विषय हैं वो केंद्र के पास में आ जाते हैं, बिल्कुल केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और राज्य की शक्तियाँ जो है वो कम हो जाती हैं। और इसी वजह से जो ये कथन है सही है, और ये इसकी व्याख्या भी सही है कि संघीय जो है व्यवस्था कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के जो विषय हैं वो केंद्र में शामिल हो जाते हैं, इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही दी गई है। यहाँ पर आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संतुलन को बनाए रखने वाला तत्व है। इसमें संतुलन बना के रखना है संघीय संतुलन को। तो एकल नागरिकता, राष्ट्रपति शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर राज्यपाल की नियुक्ति, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता तो नहीं होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संतुलन को बना करके रखता है, एकल नागरिकता नहीं होगा इसका आंसर। सॉरी, मैं यहाँ देख एक सेकंड साफ करके इसको फिर से ठीक करती हूँ। एकल नागरिकता नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन ये भी नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है सेंटर और यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद है वो उसको सुलझाती रहती है। यानी कि केंद्र की शक्तियाँ बढ़ गई और जो राज्य की शक्तियाँ वो घट जाती हैं, तो उनके बीच में कई बार ये विवाद भी देखने को मिलते हैं केंद्र की शक्तियों के राज्य के बीच में। तो उनको जो है न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है, संघवाद की रक्षक इसको माना गया है स्वतंत्र न्यायपालिका का। दोनों के बीच में असंतुलन जब होता है तो वो संतुलन बना करके रखती है, दोनों के बीच में उनके विवाद को सुलझाती है। तो जो है इनको संतुलन बना के रखने का काम है स्वतंत्र न्यायपालिका का। आंसर सी होगा इसका। फिर है कथन, भारत में संघवाद जो है व्यवहारिक है और शुद्ध सैद्धांतिक नहीं है। क्या दिया गया है कथन कि जो भारत में संघवाद है वो व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल है, शुद्ध सैद्धांतिक नहीं है। सही है, भारतीय संघवाद परिस्थितियों के अनुसार यानी कि फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो ये बात भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही है और इसकी व्याख्या भी।
संघवाद है वो प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक नहीं, सिद्धांतों के ऊपर आधारित नहीं है। संघवाद प्रैक्टिकल है, वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल देखता है, लेकर के चलता है। और साथ ही संघवाद है किसी भी परिस्थिति के अनुसार उनको चेंज कर सकते हैं, लचीला है, व्यवहारिक है, परिस्थिति के अनुसार देखते हैं सभी चीज़ों को। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए। ये था पॉलिटिकल साइंस का लास्ट का आज का क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, मुद्रा यानी मनी को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों माना जाता है। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों मानते हैं, क्यों माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह विनिमय, मूल्य मापक और मूल्य संचय का कार्य करती है। मतलब विनिमय का माध्यम है, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में सुविधा बना करके रखता है। मूल्य मापक यानी कि वस्तुओं के मूल्य को तय करता है कि कितने पैसे की, कितने रुपए की ये जो है वस्तु है, कितने की खरीदनी चाहिए। और मूल्य संचय का मतलब होता है स्टोर, वैल्यू को स्टोर करके रखता है, जो फ्यूचर में हम उपयोग के लिए है धन को सुरक्षित रख सकते हैं। किसी भी पुराने जो है बैटरी सिस्टम में या फिर डबल जो होती है ये चीज़ें, इनकी समस्या थी, तो मनी ने इसको समाप्त कर दिया। क्या करती हैं ये, वस्तु और सेवाओं के लेन देन में सुविधाएं होती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विनिमय का माध्यम है, मूल्य मापक है और मूल्य संचय यानी कि फ्यूचर में उपयोग करने के लिए हम धन को सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। वस्तुओं की अधिकता होना समस्या है, मूल्य निर्धारण होना समस्या है, गलत है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना जो है समस्या है, या फिर परिवहन की कमी हमारी समस्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको बोलते हैं हम, जो बेटर सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति को वही वस्तुएं चाहिए होती हैं जो दूसरों के पास होती हैं, दूसरों को भी वही वस्तुएं चाहिए होती हैं जो मेरे पास है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मुद्रा ने ये समस्या जो है वो समाप्त कर दी है आजकल। तो आवश्यकताओं का दोहरा जो है संयोग होता है, वही इसकी सबसे बड़ी जो है परेशानी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बैंक जमा डिपॉजिट को ऋण यानी कि लोन में बदल करके क्या करते हैं। बैंक जमा को ऋण में बदल के क्या किया जाता है, क्या करते हैं इसमें, मुद्रा का विनाश कर देते हैं, साख सर्जन इसको करते हैं, मुद्रा संग्रह करते हैं या कर संग्रह करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साख सर्जन। बैंक डिपॉजिट को लोन में बदल कर अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा का निर्माण किया जाता है और इसी वजह से इसका नाम दिया गया है साख सर्जन। अगला है औपचारिक साख, फॉर्मल क्रेडिट को बेहतर क्यों माना गया है। औपचारिक साख को बेहतर क्यों मानते हैं, बेहतर क्यों मानते हैं हम औपचारिक साख को। फॉर्मल जो क्रेडिट होती है उसके जो नियम होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, ब्याज दर जो होती है वो कम होती हैं और कानूनी सुरक्षा होती है उनके ऊपर। नॉन फॉर्मल जो क्रेडिट होते हैं उनमें हाई इंटरेस्ट और जो है कोई भी सुरक्षा नहीं होती, उसमें कोई भी हमें सुरक्षा नहीं दे सकता कि हाँ भाई हम तुम्हें ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, तो हमें जो हो सकता है कि सामने वाला नकार दे कि हम तो लिए ही नहीं। तो इस वजह से, और जो औपचारिक साख होती है उसमें जो है कानून की तरह से रूप से सुरक्षा मिलती है हमें। ब्याज दर भले ही कम होती है लेकिन कानूनी रूप से सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पर क्या होती है कि बिना ब्याज के होते हैं, गलत हो जाएगा, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती क्योंकि इसमें ब्याज दर कम होती है और नियम भी होते हैं, कानूनी सुरक्षा भी इसमें मिलती है, इसलिए औपचारिक साख को बेहतर मानते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है ये पूछा है। आरबीआई है वो अन्य बैंकों को निर्देश देता है, जैसे कि मनी होगी वो उसको जारी करता है, पैसों को, मुद्रा को, और पूरे बैंकिंग सिस्टम की निगरानी रखता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, बैंकों का बैंक। इसका आंसर हो जाएगा सीधे ऋण देता है नहीं, विदेशी मुद्रा छापता है नहीं, अन्य बैंकों को दिशा निर्देश देता है, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर से सरकार के लिए कार्य करता है, ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा सी, अन्य बैंकों को दिशा निर्देश देता है, मनी जारी करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम की निगरानी रखता है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। क्या प्राइमरी सेक्टर की जो है मशीन आधारित है, मशीनें उत्पादन करती हैं, बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा।
प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, तो बिल्कुल सही। प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, और ये सीधे क्या है, हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त चीज़ें, जिनको हम प्राथमिक जो है सेक्टर में शामिल करते हैं। तो ये संसाधन यानी कि प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अगला है द्वितीयक सेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? जो द्वितीयक क्षेत्र है या फिर सेकेंडरी सेक्टर है, उनका क्या काम है? कच्चे माल का निष्कर्षण करना, सेवाएं देना, या फिर कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, या सरकारी कार्य करना। तो सबसे पहला काम होता है कृषि का, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं, फिशिंग करना और खनन वगैरह करना। सेकंड काम में आती हैं द्वितीयक सेक्टर में वो चीज़ें जो कि कच्चे माल को तैयार माल में बदल दे, जो पहले प्राथमिक सेक्टर से मिली चीज़ों को तैयार माल में बदल दे, यानी कि उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। कच्चा माल जैसे कि कपास हो गई, कपास को तैयार माल में बदलेंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री यानी कि कोई भी कारखाने हो गए, उद्योग धंधे हो गए, ये सारे जो होते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। फिर है तृतीयक क्षेत्र, सेवाओं का क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो तृतीय सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर, उसका महत्व क्यों बढ़ रहा है आज के टाइम पे, क्यों बढ़ रहा है? तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? सबसे पुराना क्षेत्र है, इसलिए ये सीधे रोजगार नहीं देता, इसलिए यह अन्य क्षेत्रों को सहायक सेवाएं देता है, इसलिए, या फिर ये केवल शहरों तक ही सीमित है, गांव में नहीं है, इसलिए। तो इसका महत्व बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अन्य क्षेत्रों को भी सहायक सेवाएं देता है, यानी कि जो अलग होते हैं सेक्टर, उनको भी सहायता देता है। जैसे कि बैंक्स हो गए, रेलवे हो गई, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, उनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पीएफ वगैरह, ईएसआई जैसी सुविधाएं भी उनको मिलती हैं, और जो बाकी के सेक्टर होते हैं उनमें सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इनको सहायक सेवाएं देते हैं सभी क्षेत्रों में। तो इसको बोले गए हैं कि इनका महत्व बढ़ गया है तृतीय क्षेत्रों का। संगठित क्षेत्र की पहचान क्या है? संगठित क्षेत्र की पहचान क्या है? क्या इनकी कोई भी निश्चित वेतन नहीं होता है, नौकरी की कोई सुरक्षा या फिर नियम है, या फिर बाल श्रम है, या मौसमी रोजगार है? तो नौकरी की सुरक्षा है और नियम, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें फिक्स सैलरी होती है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं भी उनको मिलती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं संगठित क्षेत्र में। अगला क्या है? असंगठित क्षेत्र। अगला है असंगठित क्षेत्र। असंगठित जो क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या इसमें अधिक कर होता है, नौकरी की स्थिरता का अभाव होता है, अधिक वेतन, या फिर सरकारी नियंत्रण होता है? तो आंसर है कि नौकरी की अस्थिरता, यानी कि स्थिरता का अभाव रहता है, नौकरी अस्थिर होती है, इसमें कभी भी इसको जो है लॉस हो सकता है, निकाल सकते हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब्स हो गई वो इन्हीं में आती हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेस हो गए, कैजुअल लेबर हो गए कुछ टाइम के लिए, इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, नो कोई सिक्योरिटी मिलती है, ना कोई एक्स्ट्रा पैसे, पीएफ वगैरह होते हैं, लो वेज, कम पैसे होते हैं, नो लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कोई भी सरकारी जो है सहायता इसमें नहीं मिलती है। तो इसमें नौकरी की स्थिरता भी नहीं होती है, जो परमानेंट जॉब्स होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होती। इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र। सबसे बड़ी समस्या यही है कि नौकरी स्थिर नहीं होती, कभी भी नौकरी किसी भी कारण से निकाल सकते हैं, छूट सकती है। अगला है जीडीपी में योगदान और रोजगार के बीच असंतुलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? जीडीपी में योगदान और रोजगार के बीच में असंतुलन कौन से क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि उसमें हाई एम्प्लॉयमेंट होती है, सबसे ज़्यादा उसमें कर्मचारी लगे होते हैं, और जहाँ पर उनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है और हाई एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इसलिए प्राथमिक सेक्टर। अगला है सरकार सार्वजनिक सुविधाएं क्यों उपलब्ध करवाती है हमें? सरकार जो है वो सार्वजनिक जो सुविधाएं उपलब्ध करवाती है वो किस लिए करवाती है, किस वजह से करवाती है? तो इसका आंसर है कि क्या लाभ कमाने के लिए करते हैं, निजी क्षेत्र में असफल रहते हैं इसलिए, क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक है, या फिर संविधान में लिखी गई हैं। निजी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों करवाती हैं? क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए ज़रूरी है, इसलिए उपलब्ध करवाती है। जैसे कि रोड हो गए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं हमें मिलती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल हमें मिलते हैं, और जो पानी वगैरह की भी जो है सुविधाएं की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये ज़रूरी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण है? सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण क्या है? क्या मोबाइल फ़ोन सरकार हमें देती है? बिल्कुल नहीं। निजी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो हमें सार्वजनिक सुविधा, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, तो ये निजी स्कूल नहीं आएगा। सार्वजनिक अस्पताल यानी कि जो अस्पताल होता है सरकारी अस्पताल, वो सार्वजनिक सुविधा का एक उदाहरण है। निजी बैंक भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक अस्पताल। अगला है, गरीबी उन्मूलन में सरकार की भूमिका क्या है? गरीबी उन्मूलन में सरकार की क्या भूमिका है? केवल कर वसूलना है, योजनाओं के द्वारा आय और रोजगार बढ़ाना है, केवल उद्योग धंधे लगाना, या केवल विदेशी सहायता लेना? तो उन्मूलन में सरकार का क्या काम है? ये योजनाओं के द्वारा आय को और रोजगार को, दोनों को बढ़ाती है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और आंसर हमारा सही हो जाएगा सेकंड नंबर। जैसे कि योजनाएं, जैसे कि मनरेगा आ गए, पीएम किसान योजना आ गई, बेटी बचाओ वगैरह जो है योजना आ गई। तो बहुत सी बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत सी जो है योजनाएं सरकार की, अभी लाडो लक्ष्मी योजना भी आई है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाती है सरकार जिसकी वजह से रोजगार बढ़ते हैं। तो गरीबी उन्मूलन में सरकार योजनाएं बनाती है, रोजगार बढ़ाती हैं। अगला है, कर नीति, टैक्स पॉलिसी का उपयोग सरकार किस लिए करती है? जो टैक्स नीति है, उस टैक्स नीति उसका उपयोग क्यों करती है सरकार? अमीरों को लाभ देने के लिए करती है। आर्थिक असमानता है उसको बढ़ाने के लिए करती है, गलत हो जाएगा। आर्थिक असमानता को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। फिर है, आय का पुनर्वितरण करने के लिए करती है या व्यापार को रोकने के लिए? तो ये भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अमीरों से अधिक जो है टैक्स लेगी, गरीबों की सहायता करेगी, और ये जो इनकम है, इनइक्वालिटी है, उसको कम करती है, असमानता को घटाने का काम करती है, न कि बढ़ाने का। तो पुनर्वितरण करने के लिए, आय का पुनर्वितरण करने के लिए। नेक्स्ट है, छिपी हुई बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? कि बेरोजगारी छिपी हुई है, जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन होती है बेरोजगारी। तो नौकरी न मिलना बेरोजगारी है। काम करने की इच्छा न होना, अगर हमें हमारी काम करने की इच्छा नहीं है तो हम बेरोजगार नहीं है, हम कामचोर हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, ये बेरोजगारी नहीं है भाई, हमें कहीं ना कहीं ढूंढ करके नौकरी करनी पड़ेगी, हम उस फील्ड में जाना पड़ेगा जिसमें हम जो है सक्षम है। अधिक लोग हैं, कम काम है, इसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। कि यहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है, लगे हुए हैं 20 या 30 या 40 लोग, तो उसमें हम काम में तो सभी लगे हुए हैं लेकिन वहाँ इतने काम की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अधिक लोग हैं और कम काम है। अस्थायी बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी नहीं बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पर ज़्यादा जो है लोग काम में लगे हैं लेकिन ज़रूरत कम की है। अगला क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ये पूछा है। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है उद्योगों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मिलेगी हमें कृषि के क्षेत्र में, कि खेत में 10 मजदूरों की ज़रूरत है, आ गए 20 को काम पे लगा दिया, पैसे ज़्यादा ले गए, वो उतना ही लेकिन काम उतना ही होगा, उतनी समय में होगा। तो ये क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी होती है एक तरह की। यानी कि 10 का काम था, पूरा दिन वो काम करते, पूरा दिन की सैलरी लेते, 20 आए, उन्होंने आधे दिन में काम करते, उन सभी को पैसे मिले लेकिन आधे दिन की सैलरी मिली उनको, पूरे दिन की सैलरी किसी को नहीं मिली। अगर शाम तक काम करते 10 लोग, उनको मिलते 600 रुपये 10 को। अब काम हो गया आधे दिन में, क्योंकि उसमें 20 लोग लगे थे, ज़रूरत थी 10 की, आधे दिन में काम निपट गया तो उनको 300 मिल गए। तो इस वजह से कि पैसे तो मिले, बहुत कम मिले, तो इसी को बोलते हैं कि बेरोजगारी छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती। तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा होती है ये। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये फिर से आ गया क्या? ये मैंने बार बार रिपीट कर दिया, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में। हाँ, सेम क्वेश्चन है, 2 बार ऐड हो गया ये, कृषि के क्षेत्र में। जीडीपी क्या दर्शाता है? ये पूछा है। जीडीपी क्या दर्शाता है? जनसंख्या या फिर देश का कुल उत्पादन मूल्य दर्शाता है, कुल निर्यात या कुल कर? तो इसका आंसर आ जाएगा देश का कुल उत्पादन मूल्य। यानी कि ये देश में किसी समय अवधि में
बने जो गुड्स और सर्विस हैं उनका टोटल वैल्यू दिखाता है। क्या दिखाता है? किसी भी समय अवधि में देश में बनी गुड्स और सर्विस का टोटल जो है वैल्यू। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन जो होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? गरीबी रेखा का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अमीरी मापने के लिए, रोजगार मापने के लिए, गरीबों की पहचान के लिए, जीडीपी मापने के लिए। तो हम करते हैं गरीबी रेखा का उपयोग गरीबों की पहचान की, गरीबी रेखा के कितने आसपास हैं, कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, तो इनको हम जो है एक गरीबी लाइन बना रखी है उसमें माप करके चलते हैं कि भाई इतने लोगों की पहचान के लिए उनकी इनकम कितनी है उस हिसाब से, और उनको गवर्नमेंट योजनाएं दिला सके कि इस लाइन से नीचे हैं इनको ये सुविधाएं दी जाए उसकी पहचान के लिए। अगला है रोजगार सृजन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इसका इकोनॉमिक्स का लास्ट है। रोजगार सृजन क्यों आवश्यक है? जो रोजगार सृजन है वो क्यों जरूरी है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है, गरीबी और असमानता कम करने के लिए जरूरी है, केवल जीडीपी बढ़ाने के लिए, या फिर कर बढ़ाने के लिए जरूरी है? किस लिए जरूरी है रोजगार सृजन? तो रोजगार सृजन जरूरी है गरीबी और असमानता कम करने के लिए। किसके लिए? गरीबी और असमानता को कम करने के लिए रोजगार सृजन, रोजगार के नए नए तरीके खोजना, जीवन को बेहतर बनाना, गवर्नमेंट स्कीम्स लेना, मनरेगा वगैरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनमें हिस्सा लेना, और साथ ही साथ है इनकम बढ़ाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हो जाती हैं? रोजगार सृजन में। और ये जरूरी क्यों है? गरीबी और असमानता को कम करना है इसलिए। अब हम करेंगे पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने ऐड किए हैं, अलग से ऐड कर रखे हैं। वो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी जो है आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी सर्च कर लीजिए आप डिजिटल एनसीईआरटी। ओके, अभी है अगला सेक्शन हमारा पेडागोजी का। इसके हमने 10 से 15 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं इस टेस्ट में। तो सामाजिक विज्ञान, पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस वजह से हम देते हैं? छात्रों की प्रगति की तुलना करनी है हमें, इस वजह से हम निदानात्मक परीक्षण देते हैं। छात्रों के विशिष्ट शिक्षण कठिनाइयों की पहचान करनी है, इसलिए वार्षिक परीक्षा के लिए हमें अंक निर्धारित करनी है, या फिर छात्रों के व्यवहार में सुधार करना है। उनके व्यवहार में सुधार नहीं करना है, ना ही सिर्फ अंकों के लिए, और ना ही उनकी किसी भी चीज़ में तुलना करती है। तो निदानात्मक जो परीक्षण है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है, वो हम किस लिए लेते हैं? इसका काम ही ये है पता लगाना कि छात्र को सीखने में कहाँ पर समस्या आ रही है, किस वजह से, कहाँ किस टॉपिक में या किस लाइन में वो अटक रहा है, तो उसकी पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों की विशिष्ट शिक्षण कठिनाइयों की पहचान करना। अगला है एक शिक्षक सौरमंडल पढ़ा रहा है और उसी समय भूमिका निर्वहन, यानी कि भूमिका निर्वहन का मतलब है रोल प्ले करना, पद्धति का उपयोग करता है, और ये विधि उसमें सबसे अधिक सहायक है। यानी कि हम किसी को सौरमंडल समझा रहे हैं कि ये सूर्य है, इसके चारों तरफ में इतने ग्रह हैं और इतने ग्रह हैं, संख्या इतनी है इनकी ग्रहों की, हम इसको पृथ्वी को जो है जीवन, पृथ्वी पे हमारा जीवन है, ये 5वां बड़ा ग्रह है। सभी जो है सौरमंडल के बारे में हम डिटेल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? रोल प्ले, यानी कि एक बच्चे को बीच में सेंटर में खड़ा कर दिया कि ये सूर्य है, मानो कि तुम सूर्य हो, फिर दूसरे बच्चे को बोल दिया कि तुम बुध हो, शुक्र हो। इस तरह से सभी बच्चों को नाम देकर ग्रहों के उनको लाइन में खड़ा करके बता दिया कि भाई इस तरह से ये खड़े हुए हैं। किसी छोटे को बच्चे को, फिर दूसरे उससे हाइट वाले बड़े को, इस तरह से उन्होंने आकार में भी दर्शाया। तो उनको रोल प्ले करवा रहा है, समझा रहा है। तो ये सब करने से किस चीज़ में उनकी सहायता होगी? रटने की क्षमता बढ़ाने में। वो रट नहीं रहे भाई, रोल प्ले का मतलब होता है समझाना, उनको अपने अनुभव से जोड़ना, फील करवाना बच्चों को। तो केवल मनोरंजन करने के लिए भी नहीं, अवधारणाओं में व्यवहारिक अनुभव और जुड़ाव में शामिल कर सके। यानी कि रोल प्ले से छात्र स्वयं को उस परिस्थिति में रख करके सोचते हैं कि मानो कि मैं सूर्य हूँ और मेरे चारों तरफ ये ग्रह हैं। कुछ मानते हैं मैं बुध हूँ, मैं इसके बाहर ये सूर्य है और इसके चारों तरफ चक्कर काटता हूँ, तो कितना टाइम लेता हूँ, खुद अपनी जगह पर घूमने में कितना दिन लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो फील करते हैं, उन चीज़ों को अनुभव है, वो अपने जीवन में खुद को वहाँ पर रिलेट कर पाते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीका होता है ये पढ़ाने का। तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहलू क्या है? जो परियोजना कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना उसका पहलू है, या फिर छात्रों को सीखने के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है, छात्रों को घर पर बिजी रखना या शिक्षकों के कार्यभार को कम करना है। परियोजना कार्य का मतलब क्या होता है कि छात्रों के सीखने के प्रत्यक्ष शब्द पॉजिटिव है, कहीं पर भी देखने को मिले छात्रों के लिए टिक कर देना सीधा, बिना सोचे समझे। अनुभव प्रदान करता है, प्रत्यक्ष अनुभव उनको प्रदान करता है। परियोजना यानी कि कहीं पर लेकर के जाओ उन बच्चों को, आप पहाड़ों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, किसी पहाड़ पर उनको लेकर गए, फिर उनको चीज़ें सिखाई, तो वो क्या करते हैं, उनको अनुभव करवाते हैं। वो खुद उनको हाथ लगाते हैं, उनको उठा करके पत्थरों को देखते हैं, आसपास चीज़ों को देखते हैं, तो वो खुद फील करके सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करवाते हैं छात्रों को सीखने में। अगला है प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राथमिक जो स्रोत हैं वो उदाहरण है। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है वो प्राथमिक स्रोत है। किसी प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक घटना पर लिखी गई जो जीवनी है वो प्राथमिक स्रोत है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो जो है प्रत्यक्ष हैं, या फिर एक आधुनिक इतिहासकार का लेख। प्राथमिक स्रोत जो हमें सीधी जो चीज़ मिलती है खुदाई से सबसे पहले, या फिर किसी भी लिख लो खुद से, जैसे कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे खुद से, तो अगर मेरे पास मेरे नोट्स हैं वो प्राथमिक है, अगर मैं किसी को कॉपी करके दूंगी तो वो द्वितीयक हो जाएंगे आप सभी के लिए। तो जो भी अशोक के शिलालेख खुदाई के समय सीधे हमें शिलालेख मिले, उन्हीं शिलालेख से हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वो प्राथमिक हो जाएंगे। उन्हीं शिलालेखों के ऊपर लिखी हुई चीज़ें हैं, या उनकी फ़ोटो खींच करके आप किसी को दे दोगे तो वो उनको पता चल जाएगा भाई ये शिलालेख है, इनके ऊपर ये चीज़ें लिखी है, तो लेकिन वो प्राथमिक स्रोत नहीं रहेंगे उनके लिए, वो उनके सेकेंडरी में आ जाएंगे। तो प्राथमिक स्रोत हैं तो वो सम्राट अशोक के शिलालेख हो जाएंगे। अगला है एक शिक्षक कक्षा में लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करना चाहता है और उसे निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? लोकतंत्र के बारे में चर्चा करनी है तो उसके क्या करना चाहिए उस टाइम पे? केवल चुनावी प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, केवल ऐतिहासिक तथ्यों को समझना चाहिए, समानता, न्याय, नागरिकों की जो भागीदारी है उसके ऊपर ध्यान देना है, या केवल नेताओं के जीवन परिचय पे ध्यान देना है? इसका आंसर हो जाएगा समानता समझानी है कि समानता क्या है, न्याय क्या है, नागरिकों की जो भागीदारी है, उनके कर्तव्य हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उनको समझानी पड़ेगी, यानी कि इस टॉपिक पे उनको बात करनी पड़ेगी, तभी वो लोकतंत्र के बारे में सही समझा पाएंगे बच्चों को। अगला है ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके अनुसार विश्लेषण, एनालिसिस जो बोलते हैं हम, उसका अर्थ क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार जो है विश्लेषण का अर्थ क्या है? केवल जानकारी याद रखना, या फिर जो है जानकारी को विभिन्न भागों में तोड़ना और उनके संबंधों को समझना, नई जानकारी का निर्माण करना या तथ्यों को दूसरों को समझाना नहीं। तीनों गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, जानकारी को अलग अलग भागों में तोड़ना और फिर उनके आपस में रिलेशन को समझना। यानी कि एनालिस का मतलब ये होता है कि सूचना के भीतर के पैटर्न को समझना, अंदर घुस के उसके चीज़ों को समझना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना सभी चीज़ों को, परेशानियों को, और फिर उनको समझना। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का आकलन करना है, केवल स्तर के अंत में यानी कि एग्जाम होने के बाद में उनको ग्रेड दे दिए कि A ग्रेड, B ग्रेड, छात्रों को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण यानी कि उनको फेल या पास करना है। तो CCE सतत और पूर्ण व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो छात्र की प्रगति है उनका आकलन करना, यानी कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति, उनका आकलन करना ही क्या होता है, न कि उनको लेबल देना कि भाई तुमने अच्छा किया, तुमने नहीं किया, तुम्हें इतने मार्क्स मिलते हैं, तुम पास हो गए, तुम फेल हो गए, या फिर उनके कंपटीशन भी नहीं देना किसी भी चीज़ का। तो आंसर होगा इसका बी। अगला है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, जो मैंने अभी बताई थी कि बच्चों को कहीं पर भी लेकर जाना है, फील्ड ट्रिप जिसको हम बोलते हैं भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, तो वो क्यों महत्वपूर्ण होता है? वो खुद अनुभव कर सकते हैं उन चीज़ों को, इसीलिए होता है।
यह छात्रों को कक्षा से बाहर छुट्टी दे देता है, गलत हो जाएगा। ये व्यवहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अवलोकन को बढ़ावा देता है। प्रत्यक्ष पॉजिटिव व्यवहारिक ज्ञान, खुद को उस चीज में, उस स्थिति में रख के सोचना या खुद वहां जा करके हाथ लगा के देखना, अपनी आंखों से सेम उस चीज को देखना। एक आप पढ़ाते हो, इमेजिन करते हैं बच्चे, एक आप वहां ले जा करके उनको दिखाते हो कि भाई ये चीज ऐसी है, देखो तुम, वो अपनी आंखों से उसको देखते हैं, तो उनको जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो चीजें उनके अवलोकन को बढ़ावा देती है फील्ड ट्रिप। तो आंसर होगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सूचनाओं का संचयन करना चाहिए, परीक्षा के लिए रटना चाहिए, रटना कभी भी सही नहीं होता, आलोचनात्मक सोच या फिर नागरिक चेतना विकसित करनी चाहिए, या फिर केवल इतिहास और भूगोल का ज्ञान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, नागरिक जो चेतना है उसको विकसित करना, बच्चों की समझ विकसित करना। अगला है संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ाने के लिए। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ा रहे हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम क्या होती है? अगर हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाने बैठेंगे बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगी? संसद का हम एक स्थिर चार्ट दे देंगे उनको, या फिर मानचित्र दिखा देंगे भारत का, या फिर संसद की कार्य प्रणाली पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे या फिल्म उनको दिखा देंगे, या ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे नोट्स को भी तुम पढ़ लो। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कोई भी जो है संसद से रिलेटेड कार्य प्रणाली की, संसद किस प्रकार से काम करती है उसके ऊपर जो है हमें एक कुछ चीज़ें, यानी कि बहुत सी जो है फिल्म वगैरह, डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में, वृत्त चित्र, ये सारी चीज़ें उनको तैयार करके देनी पड़ती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री इसको हम बोलते हैं। जटिल जो प्रक्रियाएं होती है वो आसानी से बच्चों को समझ आती हैं एक कहानी के रूप में। तो ये क्या करना है, एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री हम इसको बोलते हैं, ये करनी है, तभी बच्चों को सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। अगला है कक्षा में विवादास्पद मुद्दे जो होते हैं उनको पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई भी जो है विवादास्पद मुद्दा है उसको बच्चों को पढ़ाना है, तो जो है टीचर को क्या करना चाहिए? उनके ऊपर चर्चा करने से बचना चाहिए कि भाई ये तो विवादित है तो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। चर्चा करने से बचना नहीं है, बच्चों को समझाना है, केवल अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण देना, अपनी चीज़ें नहीं दर्शानी बच्चों को। मैं इस तरह से सोचता हूँ, तो बच्चों को समझाओ कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हमें इसके बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए, यही कदम उठाने चाहिए थे, उसको भी यही चीज़ें हैं करनी चाहिए थी। तो ये ऐसा नहीं करना, अपना दृष्टिकोण बच्चों के सामने नहीं रखना। विभिन्न दृष्टिकोणों पर संतुलित व निष्पक्ष चर्चा करानी चाहिए बच्चों से भी, और छात्रों को चुप करा देना चाहिए। तो नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। लोकतांत्रिक कक्षा में हर विचार का सम्मान करना जरूरी होता है, और इसी वजह से सभी को बोलना चाहिए, सभी को, बच्चों को बोलो कि तुम उस स्थिति में होते तो क्या करते, फिर किसी दूसरे बच्चे को खड़ा किया और बोला अगर तुम ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे। तो सभी बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार वहाँ पर देंगे, तो बच्चों को वो चीज़ें, वो चैप्टर या वो परिस्थिति समझ आएगी कि भाई सभी ने अपने अपने जो है विचार वहाँ पर प्रकट किए हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उपयोग क्यों किया गया है? जो पाठ्य पुस्तक है उसमें फोटोज लगाई गई हैं। कोई भी सामाजिक विज्ञान की कोई भी पुस्तक उठाकर देख लो, उसमें चित्र दिए गए हैं, तो वो क्यों लगाए हैं? पुस्तक को रंगीन बनाना था कि पुस्तक कलरफुल लगेगी, अच्छी लगेगी तो बच्चे पढ़ लेंगे इसलिए, या फिर जो है अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए, और पाठ की लंबाई बढ़ानी थी, या फिर परीक्षा में प्रश्न पूछने के लिए। तो तीनों ही गलत। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों के अंदर जो है उन चित्रों से जो है स्पष्ट हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। चित्र हम जब देखते हैं और साथ ही वहाँ पर लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, तो उन दोनों को मिला करके जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाती हैं कि हाँ ये इस बारे में बोल रहा है। अमूर्त जो है चीज़ें होती हैं उनको समझाना, एब्स्ट्रैक्ट करना। बहुत सी चीज़ें हमने हिस्ट्री की हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत साल पहले की बातें हमें जो है पढ़ा रहे होते हैं,
तो कॉइन वगैरह हमें दिखाते हैं, आहत सिक्के हम देखते हैं, वहाँ पर फोटोज हैं एनसीईआरटी में। तो आप आहत सिक्के कि उनको ठोका हुआ ऐसे पिटे हुए होते थे, उनको चोट लगी हुई निशान होते थे ना, उनको हम आहत सिक्के बोलते हैं। एक उनकी फ़ोटो भी दी गई है साथ में, जो हम उस फोटो को देखते हैं तो अरे हाँ ऐसे होते हैं। तो जब भी आहत सिक्के तो वो फोटो हमारे दिमाग में ऐसे कैच हो जाती है, हम उसको देखते हैं, हाँ इमेजिन कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे होती है। तो अमूर्त चीज़ों को हम समझ जाएँ कि उस टाइम पे सिक्के ऐसे होते थे, मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं, और जो लिखी हुई शैलियाँ हैं कुछ जो अलग अलग प्रकार की, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो जिन भाषाओं को अलग अलग प्रकार से लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं वो हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम उनको देख करके समझ जाते हैं कि उस टाइम पे इसी भाषा में इसी लिपि में लिखा गया था और इस तरह से लिखते थे। वो कोई चित्र बना दिया, कहीं जानवरों के चित्र मिले, ऐसे जानवरों के भी मिले हैं जो हमने आज तक देखे भी नहीं होंगे। तो वो चीज़ें फ़ोटो इस वजह से दी गई ताकि अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ सकें। फिर है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए संसाधन केंद्र के रूप में क्या सबसे उपयोगी होता है। संसाधन केंद्र के रूप में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, यानी कि केवल पाठ्य पुस्तक दे दे बच्चों को संसाधन के रूप में, भाई तुम ये पढ़ लो, पुस्तकालय या फिर संग्रहालय या खेल का मैदान या स्टाफ रूम। बच्चों को हमें पुस्तकालय और संग्रहालय देने चाहिए, ये ज्ञान के भंडार होते हैं, प्राथमिक स्रोत, मध्यम स्रोत, सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। तो ये बच्चों को संसाधन केंद्र के रूप में सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं बच्चों को देने के लिए। फिर है आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड का सूत्र क्या है। आगमनात्मक विधि इंडक्टिव जो मेथड है उसका सूत्र क्या है। क्या नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इंडक्टिव में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाते हैं। मैंने इसको क्या जो है याद किया है, निगमनात्मक होती है एक, और एक होती है एक निगमनात्मक, और एक है ये आगमनात्मक। मैंने इनको उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण इस प्रकार से याद किया है। आ से आगम, ऐ से उदाहरण, उदाहरण से नियम, और निगमनात्मक में नी है तो नियम, पहले नियम और नियम से उदाहरण, इस प्रकार से। निगमनात्मक पूछ ले तो नियम पहले सीखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देंगे। जो कि बड़े बच्चे होते हैं पहले हम जो उनको नियम समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल वो अपने आप देते हैं, जैसे कि वो चीज़ें हो गई, हाँ सर मैंने भी देखा है वो ऐसी है। और छोटे जो बच्चे होते हैं हम उनको पहले उदाहरण देते हैं, जैसे कि एप्पल दिखा दिया, देखो बच्चों ये एप्पल है, हम इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे होता है, रेड रेड होता है, इसको हम खाते हैं, इसका नाम है एप्पल। फिर हम बच्चों को एप्पल, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, सीख जाते हैं, फिर हम उनको एप्पल नहीं दिखाते, पहले हमने उदाहरण दे दिया उनको, एप्पल ऐसा होता है, ऐसे हम खाते हैं, ये है वो है, फिर वो अपने आप बोलेगा ए फॉर एप्पल, इस तरह से। तो पहले क्या होते हैं उदाहरण, आगमनात्मक में होते हैं उदाहरण और फिर नियम सिखाते हैं, और निगमनात्मक में पहले नियम फिर उदाहरण। तो इसमें आगमनात्मक पूछा है, उदाहरण से नियम की तरफ जाना। और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल विकसित करने से जो छात्रों में सुधार क्या होते हैं। अगर हम उनमें मानचित्र मैप की स्किल्स देते हैं बच्चों को, तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या उनकी लिखावट अच्छी हो जाती है, गलत हो जाएगा ये। स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष बोध, यानी कि स्थान, दूरी, दिशा, इन सभी की समझ बच्चे में आ जाती है। उनकी गणना, यानी कि मैथ वगैरह की गणना करने की शक्ति में सुधार होता है मानचित्र से, ये भी गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक तिथियाँ होती हैं वो याद करने में हेल्प करती हैं, ये भी गलत। इसका आंसर है कि स्थान, दूरी और दिशा, इन सभी की चीज़ें जो होती हैं सापेक्ष बोध हो जाती हैं, भौगोलिक समझ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, स्थान का, दूरी का और दिशा का सापेक्ष बोध होना। तो मैप से हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी लेंथी हो गई तो आप स्पीड में करके ज़रूर देख लेना, इसको कंप्लीट करना। लेकिन इसको अब मैं लास्ट में बोल रही हूँ, कई बच्चे बीच में से ही भाग जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम स्पीड में करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास थी मेरे ख्याल से, और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें, बहुत से पूछे गए क्वेश्चन भी हैं, सारी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ वायुमंडल के बारे में ही किया था, और बाकी के जो आपके सेक्शन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और साथ ही आपकी पेडागोजी, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट वीडियो को देखना और लास्ट में बता के जाना कि वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।